चैनल। आज हम जो है लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है कंजर्वेशन थ्योरम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो कंजर्वेशन थ्योरम के अंदर हमने जो है कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एंड कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया था। तो हमने देखा था मैकेनिक्स के अंदर जो है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है पार्टिकल का हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो एनर्जी है यानी कि टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स के अंदर जो है जब हम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो आज हम जो है नेक्स्ट कंजर्वेशन थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं और इस थ्योरम का नाम है कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी। सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। This theorem states that if the total force acting on a particle are conservative, तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर जो अगर कोई भी फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर लग रही है वो कैसी है, कंजर्वेटिव है, देन द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल विच इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर लग रही है वो कैसी है, कंजर्वेटिव है, जो तो टोटल एनर्जी जो है पार्टिकल की जो किसका सम है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और आप ये भी कह सकते हो वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि T प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसका सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम ये प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। For this, we consider a particle of mass m that is under the external force F। तो हमने क्या कंसीडर करके चला कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो जो है एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लग रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से जो है ये पार्टिकल जो है उसने जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफ़र की एंड दैट इज़ गिवन बाय ds वेक्टर। सो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, फोर्स लग रही है, तो वर्क डन अगर मैं देखूँ तो स्मॉल वर्क डन दैट इज़ गिवन बाय dw एंड दैट इज़ गिवन बाय फोर्स। और उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया पार्टिकल यहाँ पे था, उसने जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की है दैट इज़ गिवन बाय ds वेक्टर, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया। स्मॉल वर्क डन किसके लिए, जो एक्सटर्नल फोर्स F लग रही थी और जिसकी वजह से जो है पार्टिकल उसने जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफ़र करी, दैट इज़ ds। स्मॉल वर्क डन हमने निकाल लिया। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, मान लो ये दिस पोजीशन इज़ 1 एंड दिस पोजीशन इज सेकंड। सो टोटल जो वर्क डन हुआ है इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम 1 पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, दैट टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, W12 और इंटीग्रेशन ऑफ F ds वेक्टर, F वेक्टर इंटू ds वेक्टर और पॉइंट फ्रॉम 1 to 2 पॉइंट, राइट। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम 1 पोजीशन टू सेकंड पोजीशन दैट इज गिवन बाय W12 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 F डॉट ds वेक्टर। नाउ अब F वेक्टर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F वेक्टर इज ऑल्सो रिटर्न एज dp वेक्टर बाय में dt। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो dp वेक्टर बाय में dt इंटू ds वेक्टर। तो क्योंकि हमारे पास जो है न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू dp रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम इस करके जो है हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू dp बाय में dt, राइट। अब P इज़ लीनियर मोमेंटम और P को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इज़ नथिंग बट लीनियर मोमेंटम। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m इंटू वी वैक्टर इंटू ds वैक्टर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने P क्या है, P इज़ लीनियर मोमेंटम और P इज़ इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो पार्टिकल की है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई कर दोगे और dt से ही आप क्या कर दोगे, डिवाइड। dt से मल्टीप्लाई किया, dt से डिवाइड। अब आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। तो चेंज इन पोजीशन इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। तो डी बाय में dt ऑफ m v वेक्टर इंटू ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू dt, राइट। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज़ नथिंग बट वेलोसिटी।
अब मैं इस पॉइंट से मैं क्या कर रही हूँ, मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं m 1 से 2 dy में dt ऑफ v वेक्टर डॉट v वेक्टर इंटू डी टी, राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, dv बाय में dt डॉट v वेक्टर इंटू डी टी। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब हम इसको इसी को ही हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और 2 से ही हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी डेरिवेशन और सिखाऊंगी कि यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है कि अगर मुझे डी बाय में डी टी ऑफ वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर कैलकुलेट करना है, इसका हम यूज़ करेंगे। डी बाय में डी टी ऑफ वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर अगर आप करो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज़ रख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस सेकंड को एज इट इज़ रख लिया। देखो फर्स्ट फंक्शन ये माना था, डी वी बाय में डी टी कर दिया। अब हमने क्या किया, सेकंड को एज इट इज़ रखना है, सेकंड को एज इट इज़ रखा और फर्स्ट का क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, राइट। हम ये कर सकते हैं, दिस इज़ नथिंग बट 2v डी वी बाय में डी टी हो सकता है ये, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज़ नथिंग बट v इंटू डी वी बाय में डी टी प्लस v इंटू डी वी बाय में डी टी, दैट इज़ 2v डी वी बाय में डी टी। तो हमारे पास d बाय में डी टी क्या निकल के आया, v इंटू वी का अगर मैं करूँ डेरिवेटिव, दैट इज़ 2v डी वी बाय में डी टी। अब हमारे पास जो इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है वो देखते हैं। सो लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसको मैं और बेटर वे में लिख देती हूँ, m बाय में 2 1 से 2 दैट इज़ डी वी बाय में डी टी, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ऐसे, इंटू वी वेक्टर इंटू डी टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर मान लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2, अब टू वी डी वी बाय में डी टी, दैट इज़ नथिंग बट डी बाय में डी टी वी इंटू वी, ये अभी हमने प्रूफ किया है तो हम ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर जो 2 है आपकी, उसमें हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, डी बाय में डी टी ऑफ वी डॉट वी। तो मैं इसका यूज़ करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m बाय में 2 तो आप बाहर ही रखोगे, 1 से 2 तो मैंने क्या यूज़ कर लिया, 2v डी वी बाय में डी टी की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, d बाय में डी टी ऑफ v इंटू वी वेक्टर इंटू वी वेक्टर इंटू हमारे पास क्या है यहाँ पे डी टी। सो यहाँ से डी टी अगर आप कैंसिल भी कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप अभी यहाँ पे लिखो इसको m बाय में 2 1 से 2, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, दिस इज़ नथिंग बट v स्क्वायर। तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी टी, राइट। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि हमारे पास क्या आ गया, ये इस तरह से आ गया आपके पास। तो अगर आप इसको लिखोगे m बाय में 2, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 से 2 डी वी स्क्वायर। सो इसको डी वी स्क्वायर आप लिख सकते हो, डी टी से डी टी कैंसिल करके। अब आपको पता है डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, m बाय में 2 वी स्क्वायर 1 से 2। तो यहाँ से आप जब वैल्यू पुट करोगे, एक बार आप सेकंड पोजीशन पुट करोगे, एक बार आप फर्स्ट पोजीशन पुट करोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m v1 का स्क्वायर। जस्ट लिमिट पुट की है, v2 का स्क्वायर माइनस ऑफ v1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है W12 वर्क डन जो हमारे पास क्या निकल के आया है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हमारे पास क्या निकल के आया है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन, राइट। क्योंकि v1 v2 क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन 1 एंड एट पोजीशन 2, ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी है। तो हमारे पास W12 की एक इक्वेशन हमारे पास क्या निकल के आ गई, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट, मैं ये लिख सकती हूँ, दैट इज नथिंग बट T2 माइनस T1, दैट इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एट पॉइंट 2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड पोजीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन। सो वर्क डन किसके इक्वल निकल के आया हमारे पास अभी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसे इक्वेशन नंबर आप 4 कह लो। सो अगर आप डिफाइन करना चाहो तो T2 इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन 2, ठीक है ना, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट 1,
यानी कि T1 क्या शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन 2 और T1 क्या शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज़ और देख रहे हो कि V2 अगर V2 इज़ ग्रेटर देन V1, अगर हमारी पास जो सेकंड पोजीशन पे जो है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी फर्स्ट पोजीशन से, यानी कि जब पार्टिकल जो है, अगर मैं वहाँ पे से वो आपको डायग्राम शो करूँ, ये X, Y एंड Z, यहाँ पे हमारा पार्टिकल था फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है ना, उसने जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करी मान लो ds वेक्टर, तो उसके बाद जो है हमारे पास जो है वेलोसिटी क्या आ गई एट सेकंड पोजीशन दैट इज़ V2। तो अगर मान लो जब पार्टिकल फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर V2 यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है फर्स्ट पॉइंट से, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कब होगी, जब V2 यानी कि सेकंड पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी फर्स्ट पोजीशन से। ठीक है, और एक चीज़ आप ये भी कह सकते हो कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी इस पार्टिकल P पे, दैट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी उसने क्या किया कि जो भी वर्क, वो आप ये कह सकते हो कि जो वर्क डन किया है एक्सटर्नल फोर्स ने, दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन 1 एंड एट पॉइंट 2। ठीक है, सो यहाँ तक हमने निकाल लिया फोर्थ इक्वेशन तक। नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डन हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अब हमने मान के चला कि जो हमारी फोर्स है वो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हमने ये मान के चला कि जो हमारी फोर्स जो लग रही है वो कैसी फोर्स है। अगर हमने जो है मान के चला कि जो फोर्स लग रही है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आपको पता है जब फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। तो जब फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव होती है तो अब आप फोर्स को किस तरह से लिख सकते हो, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V, और आप क्या कह सकते हो, माइनस ऑफ डेल V। ये हम पढ़ के आ चुके हैं आपके प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो 5। तो अगर हमने मान के चला कि इफ़ फोर्स इज़ कंजर्वेटिव देन फोर्स कैन बी रिटर्न एज फोर्स इज़ माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V और माइनस ऑफ आप क्या कह सकते हो, डेल V। सो वेयर V क्या है हमारे पास, दैट इज़ नथिंग बट V इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको जो है F डॉट डी एस कर दिया, दोनों तरफ डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ डेल V डॉट डी एस वैक्टर, राइट। तो यहाँ तक मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। इक्वेशन नंबर 5 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो हमारे पास अब आपको पता है कि माइनस डेल V डॉट डी एस है, और हमारे पास ये भी पता है कि डेल क्या है, दैट इज़ नथिंग बट डेल इज़ डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल इज़ नथिंग बट डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है हमारे पास, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंशियल ऑपरेटर है एक तरह से हमारे पास। सो आप जो है डेल वी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दैट इज़ नथिंग बट डी वी बाय में डी एस। सो क्योंकि डेल जो है हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है ना, डिफरेंशिएटर है, तो डेल वी इज़ नथिंग बट डी वी बाय में डी एस। मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हम इसको इस तरह से, सो मार्क दिस इक्वेशन एज योर इक्वेशन नंबर 6, और इस इक्वेशन को आप कह लो इक्वेशन नंबर 7। तो हम बेसिकली क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, बट इस टाइम हम जो वर्क डन निकाल रहे हैं दैट इज़ इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एफ डॉट डी एस चाहिए होगा। तो एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ डेल वी डॉट डी एस वेक्टर। और डेल वी जो है अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल वी इज़ नथिंग बट डी वी बाय में डी एस, और ये क्या आ जाएगा, डी एस। तो यहाँ से हमारे पास डी एस से डी एस कैंसिल, माइनस ऑफ डी वी आ गया। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास क्या आ गई कि एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी। तो वर्क डन निकालेंगे। अब वर्क डन क्या होगा, इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, यानी कि एक पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पे जब हम लेके गए तब कितना वर्क डन हुआ। सो टोटल वर्क डन दैट इज़ गिवन बाय W12 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास एफ डॉट डी एस क्या था, दैट इज़ माइनस ऑफ डी वी, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन डी वी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डी वी का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, और आप ये कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वी और लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2। जो जब आप 1 to 2 लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस V2 प्लस V1। इसे कह लो इक्वेशन नंबर 9।
अब हमने वर्क डन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या निकल के आया कि वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट इज़ नथिंग बट चेंज इन योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल का चेंज जो है हमें क्या देता है, वर्क डन दे देता है। सो दैट इज़ नथिंग बट V1 माइनस V2। तो अभी हमने वर्क डन एक और निकाला था, वो भी क्या था, वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, बट इन टर्म्स ऑफ हमने क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था इक्वेशन नंबर 4 के अंदर था हमारे पास। सो W12 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। सी हमने इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या निकाला था कि वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट इज़ नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन हमने इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया था, तो W12 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो अभी हमने जो वर्क डन निकाला है वो क्या निकल के आया, V1 माइनस V2। तो आप 9 और 4 इक्वेशन को जब हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, या फिर आप कह सकते हो 9 और 4 इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो दोनों ही क्या है, हमारे पास वर्क डन है। सो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, यानी कि V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि T2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस V1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो हमने यही प्रूफ करना था। तो हमने ये इन जर्नल अगर मैं लिखूँ इसे, तो यहाँ पे हमारे पास T2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर मैं जर्नल केस की बात करूँ, इन जर्नल अगर हम लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि T प्लस V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल्स टू E। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम है पोटेंशियल एनर्जी का एंड काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या है, हमारे पास कंजर्व आया है एंड दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। सो हम ये भी कह सकते हैं इन टर्म्स, हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, अगर जो भी फोर्सेस लग रही हैं पार्टिकल के ऊपर, अगर वो कंजर्वेटिव है, सो टोटल जो एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, टोटल एनर्जी की बात करूँ, वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल एनर्जी जो पार्टिकल के ऊपर लग रही है वो कंजर्व रहेगी। इसका मतलब क्या है कि उसका जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमने यही प्रूफ करना था, दिस इज़ नथिंग बट योर कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर अ पार्टिकल। तो अभी हमने जो है कंजर्वेशन थ्योरम लीनियर मोमेंटम की भी कवर कर ली, एंगुलर मोमेंटम की भी कर ली, और हमने एनर्जी ऑफ पार्टिकल की भी कर ली। और हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हम देखेंगे किस तरह से जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो है मैकेनिक्स के हम अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।